Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of revenue curves. So in the last lecture, we discussed about the concept of the market. सो हमने उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था कि एक्चुअली व्हाट इज मार्केट। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि हम आमतौर पे इस बात को अज्यूम कर लेते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज द प्लेस, is the area, or we can say that we always confine market as an area, but market is not an area. In the last lecture we discussed the same, that market is not an area but it's an arrangement. It's an arrangement that facilitates the relationship between the buyer and the seller. क्योंकि देखिए, अगर किसी भी मार्केट के अंदर हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें दो लोग होते हैं, वन इज द बायर एंड वन इज द सेलर। सो मार्केट में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं सो दैट वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु वांट टू सेल द प्रोडक्ट एंड दोज हु वांट टू परचेज द प्रोडक्ट। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। अब ये कांटेक्ट कैसे होगा? इट्स नॉट नेसेसरी दैट द कांटेक्ट शुड बी फेस टू फेस. इट कैन बी टेलीफोनिकली, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट, इट कैन बी बाय यूजिंग अनदर मीडिया, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम मार्केट कहते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम अपना चैप्टर करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू कर्व्स की अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक कमोडिटी भी होती है जिसकी हम सेल परचेज करते हैं। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, मैंने ये कहा कि मार्केट में एक कमोडिटी होती है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द वन? Because we are dealing with micro and micro deals with one. So every commodity, every service, क्योंकि जो मार्केट होती है वो गुड्स की भी होती है और वो सर्विसेज की भी होती है। सो एवरी गुड, एवरी सर्विस हैज इट्स ओन मार्केट। तो मार्केट के अंदर जितनी गुड्स होती हैं, जितनी सर्विसेज होती हैं, उतनी ही मार्केट होती हैं, एंड दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द मार्केट। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। अब क्यों होता है कि मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं देन वी परचेज डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जो गुड्स है वो बहुत तरह की होती हैं, जो सर्विसेज है वो बहुत तरह की होती हैं। तो इसलिए क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज जब मार्केट के अंदर आती हैं, तो मैंने कल बात की थी, वो अपनी मार्केट साथ में लेके आती हैं। तो क्योंकि गुड्स बहुत तरह की हैं, सर्विसेज बहुत तरह की हैं, तो उसके बेसिस पे मार्केट भी बहुत तरह की हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट के 5 टाइप्स होते हैं। One is the perfect competition, number 2 is the monopoly, number 3 is the monopolistic competition, number 4 it's the oligopoly, and number 5 is the duopoly. So there are 5 types of market, but हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ 3 मार्केट्स को लेके चलता है। 1 is perfect competition, number 2 is monopoly, and number 3 is the monopolistic competition. तो हम ये 3 जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं, इनको अपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में करेंगे। यहां पर हम जस्ट इन मार्केट्स का एक ओवरव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि ये जो 3 मार्केट सिचुएशंस हैं, इनके अंदर जो रेवेन्यू कर्व्स हैं, बेसिकली द टोटल रेवेन्यू एंड द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स जो हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से होगा। मतलब अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एआर और एमआर बनाना है तो वो कैसे बनेगी, मोनोपोली के अंदर कैसे बनेगी, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कैसे बनेगी। तो आज हम इसी चीज को जो है वो डील करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की। जैसे जो सबसे पहली मार्केट हम लेने वाले हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले मार्केट समझेंगे कि वो मार्केट क्या है, और उसके बेसिस पे उसके अंदर ये देखेंगे कि उसमें एआर और एमआर की जो कर्व्स हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स जो है वो कैसे बनेंगी। तो पहले मीनिंग करते हैं। तो मीनिंग को बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो अभी इसको इसके नाम से क्लियर करते हैं। हर मार्केट को उसके नाम से ही क्लियर करना है। अगर आपको हर मार्केट का नाम समझना आ गया तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो नाम से क्लियर कीजिए। वो कहता है कि क्या है कि अब एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर क्या है, पहली बात तो ये कि कंपटीशन है।
So the first word that I picked is the competition. अब कंपटीशन है. अब सोचो अगर आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने के लिए जाओ और मार्केट के अंदर उस कम्युनिटी को सेल करने वाला सिर्फ एक पर्सन हो. मतलब आप मार्केट में गए, एक ऐसी चीज परचेज करने गए हैं जो आपके शहर के अंदर सिर्फ एक ही शॉप पे मिलनी है और किसी शॉप से वो मिलनी नहीं, और सिंगल सेलर है उसका, तो फिर कंपटीशन किस बात का होगा? कंपटीशन तो है ही नहीं. बट इसमें वो कहता है कि एक ऐसी मार्केट है इन विच देयर इज कंपटीशन. जहां पे कंपटीशन है, इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि द नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो क्या है, वो वन नहीं है बल्कि वन से ज्यादा है. नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो इसमें क्या होगा, पहली ऐसी कैरेक्टर, मैं अब इसके नाम से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं. हम 3 और 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, बाकी डिटेल में हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कर लेंगे. सो पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी कि इस मार्केट के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. मार्केट में क्या होगा, किसी भी कम्युनिटी को सेल करने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे. ओनली इन दैट केस क्या हो सकता है, कंपटीशन कैन बी मेड पॉसिबल. बट इफ द नंबर ऑफ सेलर्स आर ओनली वन, देन देयर विल बी नो कंपटीशन एट ऑल. सो कंपटीशन है, सो नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे. अब अगर हम बायर की बात करें, क्योंकि हमने सेलर की बात तो कर ली, अगर हम मार्केट में बात करें तो कहां पे क्या होता है, वहां पे बायर भी तो होता है. अब बायर तो हमेशा ही ज्यादा होते हैं, तो क्या होगा, वहां पर हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इस मार्केट के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एट वेल. तो बायर्स भी बहुत सारे हैं. देखिए हम आमतौर पे कह देते हैं इस बात को कि बायर तो बहुत सारे होंगे, मार्केट में तो बहुत सारे लोग उस चीज को परचेज करने वाले होंगे. बट एक मार्केट ऐसी होती है जहां पर देयर इज अ सिंगल बायर. ध्यान से, अब मैं सिंगल सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल बायर. मतलब वहां पर किसी भी कमोडिटी को मार्केट में परचेज करने वाला सिर्फ एक पर्सन है. हो सकता है, मतलब मार्केट में सेल करने वाले बहुत हो सकते हैं पर परचेज करने वाला एक ही होएगा. बिल्कुल पॉसिबल है. कैसे? हम एग्जांपल लेते हैं. देखिए आप कभी वोट डालने गए हों या आपने कभी वोट्स डलती हुई देखी हो, तो आपने देखा होगा कि जब वोट डालने जाते हैं तो आपके फिंगर पे एक इंक लगाता है यहां पे, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडेलिजिबल इंक. वो इंडेलिजिबल इंक बनाने वाली कंपनियां जो है बहुत सारी हो सकती हैं, बट उसको परचेज कौन करेगा, सोचो. अब वो इंटेलिजिबल इंक जो है वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान काम आती है. सो देयर इज अ सिंगल बायर हु इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब जैसे अगर कोई बोलो कोई पर्सन जो है वो ट्रेन के टायर बना दे, अब ट्रेन के टायर कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो क्या होगा, वहां पर भी क्या होगी, मोनोपोली होगी. तो अब क्या है, अब सोचो कि अब वहां पे परचेज करने वाला एक है, तो उसको हम कहते हैं मोनोसोनी. MONOP, Monosony, SONY. Monosony is the market in which there is a single buyer. एक होता है जिसमें सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला एक होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली. MONOPOLY, मोनोपोली, वो हम अभी बात करने वाले हैं. सो इस मार्केट में क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल. अब थर्ड पॉइंट जो है वो यहां से निकलने वाला है, परफेक्ट से. परफेक्ट का मतलब है पूरा. वो कहता है कंपटीशन तो है, बट व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इज दैट? कहता है कंपटीशन इज परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स व्हाट? अब क्या हो, अब हुआ ये कि मैं मार्केट के अंदर परचेज करने गया मार्कर, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना मार्कर चाहिए, दिस वन. वो कहता है सर ये मार्कर जो है दैट इज ऑफ 25 रुपीज. ओके, मैंने कहा यार साथ वाली शॉप वाला तो मार्कर जो है वो 20 रुपी में दे रहा है. वो कहता है सर एक्चुअली जो मार्कर है ना जो साथ वाली शॉप से मिल रहा है उसमें क्या है, वो है ये एडजेल कंपनी का. वो ये एडजेल कंपनी का है, मैं आपको जो है वो कैमलिन का दे रहा हूं. सो अब वो जो एडजेल कंपनी है उसकी ना क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए वो 20 रुपी का है. ये कैमलिन है, ये अच्छी क्वालिटी का है, तो दैट्स व्हाई इट्स ऑफ 25 रुपी. अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप 25 का दे दो. अब क्या हुआ, अब क्या दोनों शॉपकीपर के अंदर
कंपटीशन हुआ? पहले तो हाँ के ना, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अब वो 20 वाला है, वो 25 वाला, कंपटीशन तो है भी। जिसने 20 वाला लेना होगा वो 20 वाला ले लेगा, जिसने 25 वाला लेना होगा वो 25 वाला ले लेगा, बट वो कंपटीशन पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जो शॉपकीपर्स हैं वो दोनों डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ गुड्स बेच रहे हैं, है ना। अब सोचो मैं मार्केट में जाऊं, अब अगर मान लीजिए कि मुझे मार्केट में जाके जो है वो मोंटी कार्लो की जीन्स लेनी है, देन व्हाट? अब अगर मुझे लेनी ही मोंटी कार्लो की है तो अब उसका कंपटीशन तो चल रहा है ड्यूक वाले के साथ, बट अब ड्यूक की क्वालिटी अलग है, मोंटी कार्लो की अलग है, तो दोनों अलग अलग है, तो कंपटीशन पूरा नहीं है। बट अगर सोचो एग्जांपल नंबर 2 में चले जाए, मैं कहूं कि मैं एक शॉपकीपर के पास गया, उसको मैंने बोला कि एक मार्कर चाहिए, दिस वन। वो कहेगा सर 25 रुपीज। मैं कहूँ यार साथ वाली शॉप वाला तो 20 में दे रहा है। वो कहता सर कंपनी और होगी, डिजाइन और होगा, कलर और होगा। मैं कहूँगा नहीं यार सेम है, मतलब ये भी कैमलिन का है, वो भी कैमलिन का है, सेम कलर है, सेम डिजाइन है, सेम जो है वो पैकिंग है, सेम क्वालिटी है। अगर सोच के देखो भी, अगर दो शॉपकीपर हैं और दोनों के पास बिल्कुल सेम कमोडिटी पड़ी है, तो क्या एक 25 में और एक 20 में बेच पाएगा? अगर एक 20 में बेच रहा है ना, तो दूसरा उसको 25 में बेच नहीं पाएगा। कंपटीशन तब पूरा होएगा, परफेक्ट होगा, जब क्या होगा, दोनों सेलर्स या 3 सेलर, 4 सेलर, 5 सेलर, जितने भी सेलर्स हैं मार्केट के अंदर, ऑल द सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट होगी जिसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो सेलर्स हैं दे आर सेलिंग होमोजीनियस और वी कैन से दैट सेम प्रोडक्ट। ठीक है, अब सेम प्रोडक्ट होगा। अब अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रोडक्ट सेम है, सारे शॉपकीपर सेम चीज बेच रहे हैं, तो क्या होगा, अब अगर एक 25 रुपए में सेल करता है तो क्या दूसरा बोले कि मैं तो 30 में सेल करूंगा जी? क्या एक 25 में सेल करता है तो क्या दूसरा उसको 30 में सेल कर पाएगा? कभी भी नहीं। तो अगर प्रोडक्ट सेम है तो क्या होगा, उस केस के अंदर प्राइस भी सेम होगा। सो देयर इज अ सेम प्राइस। अब प्राइस बोलो कि मैं क्या बोलूं, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। तो प्राइस बोलो कि एवरेज रेवेन्यू बोलो, सेम चीज है। कि हम बोल क्या है कि प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम। सो इसमें क्या होगा, जो प्राइस है या जो एवरेज रेवेन्यू है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। सारे जो सेलर्स हैं दे आर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट और द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। मतलब ना तो प्राइस डाउन होगा ना प्राइस अप होगा, प्राइस उतना का उतना ही रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अब सेम प्राइस होगा तो प्राइस डिटरमिन कौन करेगा, बात तो सोचने वाली है भी। अब अगर मैं कहता हूं कि ये मार्कर जो है वो 20 रुपए में सेल हो रहा है, सो हु डिसाइड दिस प्राइस 20 रुपए? अब ये बहुत डिटेल की बात है, ये हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिस्कस कर लेंगे। सो अभी प्रेजेंटली के लिए इतना बहुत है हमारे लिए जानना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है वो क्या है। उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेम होगा। अब ध्यान से, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के अंदर, वेट के अंदर, उसके कलर के अंदर, उसकी ब्रांडिंग के अंदर, उसके डिजाइन के अंदर किसी तरह का कोई चेंज जो है वो नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो कॉपी होंगे हर एक प्रोडक्ट। मतलब सारे शॉपकीपर जो है वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, और इफ द प्रोडक्ट इज सेम देन द प्राइस इज आल्सो सेम। अब प्राइस सेम मतलब एवरेज रेवेन्यू सेम, मतलब प्राइस जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे। अब सोचो भी, अगर सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आती है। मान लीजिए कि सारे लोग जो हैं वो अब सेम प्रोडक्ट जो है वो सेम रेट पे बेच रहे हैं। अब एक बीच में से बोले कि लो जी बाकी सारे जो हैं वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो 50 रुपए में बेच रहे हैं, मैं क्या करता हूं, मैं तो उसको 45 में सेल करूंगा। अब उसको क्या जरूरत है 45 में सेल करने की, बात तो सोचने वाली है। अगर वो 45 में सेल करेगा तो क्या होगा, वो अपना ही नुकसान उठाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी होगी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट के अंदर, जब हमने कहा देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स,
मान लीजिए कि मार्केट में उस कमोडिटी को सेल करने वाले 1000 सेलर्स हैं। 1000 के बीच में से अगर एक सेलर ये कहता है कि बाकी सारे 50 में सेल कर रहे हैं, मैं तो 45 में करूंगा। पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो 45 में सेल कर रहा है। अगर मैं अपने शहर की एग्जांपल लूं और मेरे शहर में अगर ये मार्कर जो है वो सारे शॉपकीपर 25 में बेच रहे हैं, तो अब मेरे दिमाग में क्या होगा जब मैं ये मार्कर परचेज करने जाऊंगा। मैं ये मार्कर 25 का है, मैं कहूँ कि फाजिलका के अंदर कोई राधा स्वामी कॉलोनी है, उसके अंदर कोई गली नंबर 13 है, 13 के अंदर कहीं कॉर्नर पे जाके एक अंकल बैठे हैं और इसको 22 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि मुझे इस अंकल का पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, तो मैं कहां कहां जाके पता करूंगा ना। तो अब वो अंकल 22 में सेल करते रहे, बाकी सारी मार्केट 25 में सेल कर रही है, तो अपना खुद का ही नुकसान करेंगे। सो इसलिए प्राइस जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व जो है वो बना सकते हैं। कैसे? अब यहां पे हम ले लेंगे आउटपुट सोल्ड, ठीक है। अब यहां पे हम ले लेंगे प्राइस, ठीक है। अब यहां पे आप क्या ले सकते हैं, वही आप टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो आप आउटपुट सेल कीजिए 1 2 3 4 5, आप जितनी मर्जी कर लीजिए, ओके। अब क्या होगा, प्राइस सेम रहना है। लेट इट बी द प्राइस इज 10 रुपी, सो इट इज 10। सारी मार्केट में रेट फिक्स है, आप जो मर्जी शॉप पे चले जाओ, आपको वो कमोडिटी जो है वो 10 रुपी में ही मिलेगी। सो प्राइस इज फिक्स इज ऑफ 10 रुपी। नाउ व्हाट हैपेंस टू द टोटल रेवेन्यू, प्राइस 10, आउटपुट सोल्ड 1, सो टोटल रेवेन्यू इज 10, 2 10 20, 3 10 30, 4 10 40, 5 10 50। बस सिंपल, आपका टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। कैसे किया? देखिए, 2 यूनिट सेल किए, प्राइस कितने का है 10 का, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा 20। प्राइस जो है वो 10 ही है। अब आपने 3 यूनिट सेल किए, प्राइस जो टोटल रेवेन्यू है वो 30, प्राइस 10 का ही है। आपने 4 यूनिट सेल किए, टोटल रेवेन्यू 40, प्राइस 10 का ही है। 5 यूनिट सेल किए, टोटल रेवेन्यू 50। तो प्राइस फिक्स रहेगा, आप जितने मर्जी यूनिट्स जो है वो सेल कर लीजिए, प्राइस में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। सो अब इसी के बेसिस पे हम AR कैलकुलेट कर सकते हैं। AR और प्राइस एक ही चीज होता है। सो 10 10 10 10 एंड 10। अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ना। तो फर्स्ट कितना है 10, उसके बाद कितने का चेंज आया 10 से 20 हुआ, कितने का चेंज 10 का, फिर 30 हुआ, कितने का चेंज 10 का, 40 हुआ, कितने का चेंज 10 का, 50 हुआ, कितने का चेंज 10 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट। ये हमने ऑलरेडी बात की थी व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो उसमें हमने कहा था कि इफ AR इज कांस्टेंट, MR इज आल्सो कांस्टेंट एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम AR और MR की जो कर्व है वो बना सकते हैं, विच इज आवर मेन टॉपिक। सो यहाँ पे हम दो लेंगे AR और MR, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स सोल्ड। अब आप यूनिट सोल्ड लिखो कि आउटपुट सोल्ड लिखो, वन आर द सेम थिंग। सो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया, हमने कितने यूनिट्स लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। सो इट इज 1 2 3 4 एंड 5। सो ओके, अब AR भी 10 है, MR भी 10 है, तो हम 5 का स्केल लेंगे। सो इट इज 5, इट इज 10। ओके, सो अब देखिए इस केस में अगर आप कोई भी कम्युनिटी सेल नहीं करते तो भी रेट 10 ही है, क्योंकि रेट तो फिक्स है, ठीक है। उसी रेट पे आप सेल कर भी सकते हैं और उस पे रेट पे आप सेल नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। आप सेल करना चाहे ना करना चाहे, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों नहीं कर सकते? अब रेट आपको यहाँ पे 10 ही बेचना पड़ेगा। ये ऐसी मार्केट है जिसके अंदर जो प्राइस है दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द फर्म हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट, बट द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री।
अब इंडस्ट्री क्या होता है हम बात करेंगे जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम जाएंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो फर्म डिसाइड ही नहीं कर रही, सो द फर्म हैज नो पावर टू चेंज द प्राइस। क्यों? अब सोचो प्राइस चेंज कौन कर सकता है? Who has the power to decide it? अब जिसने डिसाइड किया है only that person can change the price ना। अब फर्म तो प्राइस डिसाइड ही नहीं कर रही है, प्राइस डिसाइड कर रही है इंडस्ट्री। द फर्म इज ओनली अ प्राइस टेकर और द प्राइस एक्सेप्टर। फर्म ने क्या करना है? सिर्फ प्राइस एक्सेप्ट करना है। अभी जो चल रहा है ना प्राइस मार्केट के अंदर, बस उसने उसको एक्सेप्ट कर लेना है और उसने सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि उसने उस प्राइस के ऊपर अपनी कम्युनिटी सेल करनी है कि नहीं करनी। बस वो प्राइस को चेंज करने की पावर नहीं रखती। तो कोई ऐसी भी फर्म होगी जो कहेगी अच्छा 10 रुपए का प्राइस है ना ना मैं तो नहीं सेल करती। कोई ऐसी होगी जो कहेगी अच्छा 10 पे हम 1 सेल कर देते हैं। कोई कहेगी 10 के ऊपर हम 2 सेल कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई कहेगी हम 10 के ऊपर 3 सेल कर देते हैं। कोई कहेगी 10 के ऊपर 4 सेल कर देते हैं। कोई कहेगी 10 के ऊपर 5 सेल कर देते हैं। तो कुछ मर्जी कर ले। अब क्या है, अब कितने यूनिट्स सेल करने हैं उसने? 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है कि 5 करना है, ये उस कंपनी के, उस फर्म के अपने हाथ में है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस मार्केट को डिटेल में नहीं किया। जब डिटेल में करेंगे, जब चैप्टर नंबर 11 आएगा, वहां पर मैं इसको दोबारा से कराऊंगा और वहां पे पूरी डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। तब आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। सो इस केस में प्राइस जो है वो 10 ही रहने वाला है। सो दिस इज योर AR कर्व एंड विच इज ऑल्सो योर MR कर्व। ओके, बिकॉज योर AR इज इक्वल टू योर MR, दोनों सेम है। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब अगर हम बात करें कि सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे B है, C है, D है और E है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको एक एरिया नजर आ रहा है विच इज इक्वल टू O10A1। सो दिस इज द एरिया। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक एरिया आपको ये नजर आ रहा है, दिस वन। इसको मैं थोड़ा अलग शेडिंग कर देता हूं। नेक्स्ट में हम ये एक एरिया नजर आ रहा है, फिर एक ये एरिया नजर आ रहा है ऐसे, है ना, और एक ये एरिया नजर आ रहा है। तो अब आपको ये मैंने कुछ एरियाज दिखाए। ओके, सो अब अगर हमें ये पता करना है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द AR और MR कर्व, सो व्हाट इज दैट एरिया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं बात करूं इस A पॉइंट के नीचे जो एरिया है, दिस वन, अगर हमें किसी भी पॉइंट के नीचे जो एरिया है, अगर हमें उस एरिया को कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? सो एरिया जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 1, सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 10। अब ये A पॉइंट हुआ। अगर हम B पॉइंट के नीचे का एरिया कैलकुलेट करें, ये मैंने A पॉइंट के नीचे का एरिया कैलकुलेट किया, अगर हम B पॉइंट का एरिया कैलकुलेट करें तो लेंथ कितनी है? अब लेंथ तो सभी की 10 ही है। अब यहां पे ब्रेथ जो है वो कितनी हो गई? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 20। अगर हम C पॉइंट का एरिया कैलकुलेट करें, अब C पॉइंट पे यहां पे, अब ये सारा एरिया हमें कैलकुलेट करना है इतना, ये वाला, तो क्या होगा? अब लेंथ तो इधर भी 10 ही है, अब ब्रेथ कितनी हो गई इधर? 3, सो एरिया इज इक्वल टू 30। अगर हम D पॉइंट पे एरिया चेक करें, सो अब D पॉइंट दिस वन, अब ये इतना एरिया हमें चेक करना सारा का सारा, तो ये क्या होगा? अब लेंथ तो इसमें भी 10 ही है, अब ब्रेथ इस पे कितनी होगी? D पॉइंट के नीचे कितना हुआ है? 4, तो यहाँ पे कितना हो गया? 40। और अगर हम E पॉइंट पे एरिया चेक करें, सो इसकी लेंथ कितनी है? 10, है ना। अब इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा E पॉइंट तक, तो 5। अब एरिया कितना हो गया? 50। अब अगर आप एरिया चेक करें, सो A पॉइंट के नीचे जो एरिया वो 10 है, B पॉइंट के नीचे एरिया 20 है, C पॉइंट के नीचे 30 है, D पॉइंट के नीचे 40 है और E पॉइंट के नीचे 50 है। ओके, अब अगर आप ये 10, 20, 30, 40 और 50 की बात करें, सो ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये इसके साथ मैच कर रहा है। 10, 20, 30, 40,
50. So अब हम ये कह सकते हैं that the area under the AR curve or the MR curve under perfect competition market. Why I'm talking about AR or MR? Because AR and MR are same, दोनों सेम ही है. So जो एरिया है वो किसके बराबर है? वो टोटल रेवेन्यू के बराबर जो है वो हुआ करता है. So in this way we can draw the AR curve and the MR curve under the perfect competition market. That's clear to you? अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मार्केट की, जो कि परफेक्ट कंपटीशन का टोटली इनवर्स है. अब परफेक्ट कंपटीशन का टोटली इनवर्स मतलब एक ऐसी मार्केट जिसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं. दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोली. MONOPOLY, मोनोपोली. मैंने एक मार्केट अभी आपको थोड़ी देर पहले एक और बताई थी, विच इज कॉल्ड मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी इज अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल बायर. बट मोनोपोली क्या है? इट्स मेड ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, मोनो एंड पॉली. मोनो मीन्स सिंगल, और यू कैन से दैट वन. पॉली मीन्स द सेलर और द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, इसको सेलर भी कह सकते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस के अंदर पॉली का मतलब कंट्रोल भी है. पॉली मीन्स कंट्रोल. सो अब ये क्या है कि ऐसी मार्केट हो है जिसके अंदर क्या है कि मोनो सिंगल और वन प्रोड्यूसर होगा, या वन सेलर होगा, या जितनी भी मार्केट के अंदर वो कम्युनिटी आने वाली है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का कंट्रोल होगा. ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि जो कम्युनिटी आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो कम्युनिटी ऐसी है कि जिसको सिर्फ एक ही पर्सन सेल कर रहा है और कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर सेल करने वाला. पूरी की पूरी कमोडिटी के ऊपर उस अकेले पर्सन का जो है वो कंट्रोल है, वही उसको मैनेज कर रहा है. मार्केट में उसके जैसी चीज बनाने वाला आपको और कोई पर्सन जो है वो नहीं मिलेगा. ठीक है, अब मैं आपको पूछूं एग्जाम्पल. तो पहली एग्जांपल पता क्या आती है माइंड में? पहली एग्जांपल आती है रेलवे, इंडियन रेलवे. अब नहीं, अब इंडियन रेलवे के अंदर मोनोपोली नहीं रही है. इंडियन रेलवे इज नाउ वर्किंग ऑन द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अब वहां पर कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो वो तो मोनोपोली रही नहीं वहां पर. तो नहीं तो पहले क्या होता था? पहले आप मोनोपोली की एग्जांपल ले सकते थे इंडियन रेलवे, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही चलाती थी, उसके अलावा और कोई नहीं चलाता था. बट अब कुछ जगह पर कुछ ट्रेन्स को, कुछ रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया, उसको प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया है. तो अब वहां पर मोनोपोली जो है वो नहीं रही. अब वो मोनोपोली नहीं है क्योंकि अब वहां पर प्राइवेट लोग भी अपनी ट्रेन चलाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी ट्रेन चलाएगी. तो अब वहां पर दो लोग हो गए हैं. सो अब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर मोनोपोली नहीं है. अब अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में हम कई जगह पर मोनोपोली की बात कर सकते हैं. जैसे कि पहली एग्जांपल तो ये है कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब पंजाब के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय ओनली पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी और कोई प्रोवाइड नहीं करवा सकता. जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब, अब कल को कोई आ जाए तो मैं कह नहीं सकता. प्रेजेंट हालात ये हैं कि पंजाब के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज ओनली प्रोवाइडेड बाय पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब उसके अलावा और कोई नहीं है. अगर आपको अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है देन यू हैव टू गो टू द पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, PSPCL. सो अब वहां पर क्या हो गया? उसकी मोनोपोली हो गई. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको मोनोपोली जो है वो देखने को मिलेगी. अब आपको वहां पर उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं मिलेगा. ओके, जैसे अब इसमें हमने बात की कि क्या होगा, एक सिंगल सेलर होगा. तो हम कह सकते हैं कि ऐसी मार्केट है जहां पर क्या है, एक सिंगल सेलर है. ओके, सिंगल सेलर है मतलब उसके जैसी कम्युनिटी बनाने वाला आपको और कोई भी जो है मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला. नंबर 2, अब जो सेलर तो सिंगल है. अब देखो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सिंगल सेलर है
वो अकेला ही सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब उसके जैसा और तो कोई है नहीं, पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने वाले लोग सिंगल है क्या? वो तो बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, सेलर तो सिंगल होगा, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स बहुत सारे होंगे। ठीक, अब सोचो, अब अगर मैं बोलूं कि अब सिंगल सेलर है, अब प्राइस कितना होगा उस कमोडिटी का, वो कौन डिसाइड करेगा? अब सोचने वाली बात यह है कि अब पंजाब के अंदर अगर पीएसपीसीएल, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको हम आमतौर पे बोल देते हैं, इफ दैट इंस्टीट्यूशन इज अ सिंगल प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो रेट भी तो वही डिसाइड करेगा कि रेट कितने लेने हैं। अब रेट मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा भी, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, उसका रेट इतने रुपीस पर यूनिट होना चाहिए। अब जो सिंगल सेलर है, जो आपको वो कम्युनिटी दे रहा है, ऑब्वियस रेट वही डिसाइड करेगा। सो क्या होगा, इसके अंदर प्राइस जो है वो सेलर डिसाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फर्म इसके अंदर होगी वो क्या होगी, फर्म इज अ प्राइस मेकर। वो प्राइस मेकर होगी, वो प्राइस को डिसाइड करने वाली होगी, वो प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली जो है वो नहीं होगी। अब वो किसका प्राइस एक्सेप्ट करेगी, बात तो सोचने वाली है। वो खुद ही तो बेचने वाली है, उसके अलावा और कोई है नहीं बेचने वाला, तो वो खुद ही डिसाइड करेगी कि मैंने अपनी कमोडिटी का कितना प्राइस जो है वो लेना है। अब हमारे पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, अब इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो 5 रुपीज पर यूनिट होगा, कि 6 रुपी होगा, कि 8 रुपी होगा, कि 10 रुपी होगा, दैट इज एंटायरली डिसाइडेड बाय द पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएसपीसीएल, वो डिसाइड करने वाली है। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी कम्युनिटी का जितना मर्जी प्राइस ले लेगा, ऐसा नहीं होगा भी। वो जितना मर्जी प्राइस लेता रहे और हम उसकी कम्युनिटी उतनी ही परचेज करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन किया, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है वो 10 है फिक्स। उसके बाद क्या हो रहा है, उसी पे 1 कम्युनिटी सेल हो रही है, उसी पे 2 हो रही है, उसी पे 3 हो रही है, उसी पे 4 हो रही है, उसी पे 5 हो रही है। तो प्राइस तो कांस्टेंट है, बट उसी कांस्टेंट प्राइस पे क्या हो रहा है, जो कम्युनिटीज हैं वो उतनी ही सेल हो रही है। इसमें ऐसा नहीं होगा। अब आप अपने घर पे खुद पे एग्जांपल लगा के देख लो भी, अगर क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट जो है अगर वो बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, मैं ये सोचूंगा यार जहां पे मुझे 3 ट्यूबलाइट्स ऑन करनी है तो मैं वहां पे यार 1 कर लेता हूं। अब मैं बड़ी वाली ट्यूबलाइट की जगह पे एलईडी लैंप लगा लेता हूं। या अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाती है तो मैं एलईडी का भी कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लूंगा। या अगर मुझे एसी चलाना है तो मैं थोड़ी देर चला के बंद कर दूंगा, एसी की जगह पे मैं कूलर चला लूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढूंगा भी, यार इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, तो अब इतना मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं जहां तक उसको सेव कर सकता हूं तो मैं वहां पर सेव करूं। तो क्या होगा इसके अंदर, इफ प्राइस आर हाई, अगर प्राइस हाई होंगे तो क्या होगा, जो उसकी कम्युनिटी की डिमांड होगी, डिमांड विल बी लो। ठीक, अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसने प्राइस डबल कर दिया। अब यहां पर आपको इलास्टिसिटी को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर उसने प्राइस जो है वो डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया तो हम अपनी डिमांड जो है, अब प्राइस बढ़ रहा है हम डिमांड कम करेंगे ना, तो लॉ ऑफ डिमांड तो हम लगाएंगे कि एक तरफ से प्राइस हम इंक्रीज करा रहे हैं, दूसरी तरफ से डिमांड हम क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे। ये नहीं होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड उतनी ही डिक्रीज होगी, ये नहीं होगा। ये नहीं है कि प्राइस जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो डबल हो गया तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो हाफ कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हाई होंगे, डिमांड उसकी कम तो जरूर होगी पर उतनी कम नहीं होगी जितनी कि उसका प्राइस में चेंजेस आए। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाए ना तो डिमांड हम उतनी चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वहां पर हमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करनी ही पड़ेगी। मतलब अब ये तो है नहीं कि रात हो गया तो हम पूरी लाइटें बंद कर देंगे,
लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी, अगर समर है तो हमें फ्रिज ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए आपको एसी चलाना ही पड़ेगा, फैन आपको ऑन करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा, अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाता है तो डिमांड उतनी चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि जो डिमांड है वो क्या होगी, वो लेस इलास्टिक जो है वो होगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके केस में हम बनाएंगे एआर और एमआर की कर्व। Okay, so that will be our next lecture. So we'll meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.